हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सामान्य अध्ययन केंद्र में। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सामान्य अध्ययन केंद्र में। जैसा कि हमने कहा था कि आज से यानी 19 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक यानी कि पूरा एक महीना जिसमें आपके 30 दिन होने वाले हैं, इसमें हम आपको पूरी एसएसटी कंटेंट और पेडागॉजी की एक सीरीज लेकर आपके सामने आने वाले हैं। ठीक, उसी के क्रम में आज आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, सीटेट अगस्त 2023 सामाजिक विज्ञान। ठीक, सीटेट अगस्त 2023 सामाजिक विज्ञान आपने देख लिया होगा। सीटेट पेपर 2 की तैयारी के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए उपस्थित होकर लिए हैं। यदि आपने कंटेंट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो तो बात की बात है, लेकिन आप अगर इस 30 प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं कंटिन्यूस, अगर आप कंटिन्यूस देख लेते हैं तो यकीनन आप 60 क्वेश्चन में से 40 से 45 क्वेश्चन आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सही कर पाएंगे। एक बार बता दीजिए, वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है या नहीं? यस या नो टाइप करके एक बार बता दीजिए। एक बार यस या नो टाइप करके बता दीजिए, आवाज क्लियर है? ओके सर, चलिए, वेरी गुड। सब कुछ क्लियर है तो बिना किसी देरी के अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो सीरीज है आपकी एसएसटी पेडागॉजी यूनिक सीरीज नंबर 1, और ये सीटेट 2020 सीटेट अगस्त 2023 को टारगेट करके ये बनाई गई है। और इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे किस तरीके से रखे गए हैं, उसको हल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ डिटेल अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बेझिझक आप पूछिए, हम उसका एक्सप्लेन कर करके आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 31। क्योंकि आपको पता है कि 1 से लेकर 30 तक सीडीपी होती है, 1 से लेकर 30 तक सीडीपी होती है, उसके बाद 31 से लेकर 90 तक आपकी सामाजिक विज्ञान या विज्ञान होती है। ठीक, तो हम सामाजिक विज्ञान वाला सेट हल कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 31 आप देखिए और इसको पढ़िए, उसका आंसर कीजिए। मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया? घास वाले मैदान बनना, अर्धशुष्क क्षेत्रों का बनना, अत्यधिक वन उन्मूलन, ग्रह पर तापमान का और ठंडा होना। क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से, तेजी के साथ आंसर करेंगे सभी लोग। मध्य पाषाण युग क्या चीज है जो मध्य पाषाण युग को डेनोट करता है? यह चीज इसमें पूछी जा रही है। तो कुछ बच्चे इसमें ऑप्शन 1 कर रहे हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो है वो राइट है, अर्धशुष्क वाले क्षेत्र का बनना। ये मध्य पाषाण काल को, मध्य पाषाण युग को इंगित करता है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए। मध्य पाषाण युग को अर्धशुष्क क्षेत्रों का बनना परिवर्तन द्वारा अंकित किया जाता है। क्या? अर्धशुष्क क्षेत्रों का बनना ही परिवर्तन द्वारा अंकित किया जाता है। देखिए, मध्य पाषाण युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक, 8000 ईसा पूर्व से माना जाता है। लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास उच्च पुरापाषाण युग का अंत हो गया तथा जलवायु शुष्क और उष्ण हो गई। जब जलवायु शुष्क और उष्ण हो गई तो यहीं से मध्य पाषाण काल की शुरुआत होती है। ठीक, देख लीजिए आप कंटेंट में क्या आया है कि जलवायु है शुष्क और अर्ध शुष्क हो गई है। ठीक, इसी कारण मध्य पाषाण युग की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। ठीक है, समझ में आया? 31 का सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी या जल संधि? आप लोग अगर दूसरे बच्चों को शेयर करना चाहते हैं तो एक बार शेयर कर दीजिए। स्थल का वह सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भाग को जोड़ता है, दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है। देखिए, स्थलीय भागों को जोड़ना और जलीय भागों को जोड़ना दोनों अलग बात है। यहां पे क्वेश्चन को समझकर आंसर करना है, नहीं तो आप बिल्कुल गलत कर बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। 32 का जो बच्चे एक के साथ आंसर कर रहे हैं, स्थल का एक सकरा भाग है जो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है। मान लीजिए दो स्थलीय भागों को जोड़ रहा है, इसके भाग को क्या कहते हैं? इसके भागों को कहते हैं स्थल संधि। बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग तेजी के साथ करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा समय से हो जाए। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिलते हैं?
धरड़ी कोटा, पुहार, मुद्रय या कोरकाई? हाँ, स्थल संधि। आंसर करें क्वेश्चन नंबर 33। किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है? संगम कविताओं में मिलता है, ठीक है, इनका उल्लेख भी। शिव बाबू पाल, गुड इवनिंग सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में जो कि है सामाजिक विज्ञान का सेट। आप सभी लोग जल्दी से जुड़ने की कोशिश करा करें। 2 बजे से आपकी रेगुलर क्लास होगी। आज 19 जुलाई है, अगले 19 अगस्त तक ये क्लास होती रहेगी, ठीक है। आशा यही करते हैं कि लगातार 1 महीने आपकी ये क्लास होगी और 1 महीने में जो कुछ भी आप पढ़ेंगे आपको 20 अगस्त के पेपर में देखने को मिलेगा, वहां से क्वेश्चन। हाँ, 33 का तीसरा ऑप्शन आ रहा है, मदुरै। बिल्कुल राइट आंसर, सभी बच्चे बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। मदुरै जो है इनका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है, एक प्रकार का बंदरगाह है जिसका उल्लेख जो है वो संगम कविताओं में मिलता है। 33 का 4th इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यहां पे आपको मिलान करना है, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन देखेंगे फिर हम आपको कूट दिखाएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक। नगर दुर्ग, आगे सामने आपके लोथल है, अग्निकुंड, हड़प्पा, भंडारगृह, कालीबंगा, बंदरगाह, मोहनजोदड़ो। चलिए हम यहां से आपको थोड़ा सा कूट भी दिखाते हैं। चलिए कूट आपको दिखने लगा है, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करें। सुमेलित करना है आपको, जोड़ा मिलाने वाला आपने ना जाने कितनी बार क्वेश्चन किया है। देखिए उपासना पाल, नाजिया सिद्दीकी, शिवबाबू पाल सभी लोग आ चुके हैं। सभी का एक बार बहुत जोरदार स्वागत है। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे तेजी के साथ, और कम से कम आप लोग 360p पर देखिए, तभी आपको वीडियो एकदम क्लियर दिखाई देगी। आंसर कीजिए, सुमेलित करना है आपको, ठीक है। क्या चीज, कौन सी स्मारक किस स्थान पर मिली है, यही सुमेलित करना है। 33 का 3 आंसर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। 34वें का आंसर कीजिए। ये इमारतें हैं, ये जो चीज प्राप्त हुई है वो चीज, इस चीज का विवरण है, साथ ही साथ ये स्थान है जहां से प्राप्त हुई है। देखिए आपका जो नगर दुर्ग है ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, सभी जानते हैं। निचला नगर, ऊपर वाला नगर, याद कीजिए आपने एक ऋतिक रोशन की मूवी देखी थी मोहनजोदारो, देखी थी ना। उसमें ऋतिक रोशन कहता है कि ये देखिए ये सिंधु नदी के उस पार जो आपको दिख रहा है शहर, ये निचला नगर अलग है, नीचे वाला नगर अलग है, ऊपर वाला नगर अलग है। तो नगर दुर्ग की बात की जा रही है जो कि मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसी हिसाब से आपने देखा कि पहले का चौथा, यहां पे देख लीजिए पहले का चौथा, पहले का दूसरा आप इसको काट देंगे और चौथा काट देंगे, ये दोनों आपने काट दिया, ठीक है। उसके बाद अग्निकुंड के साक्ष्य कहां मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में, ठीक है। अग्निकुंड के साक्ष्य कहां मिले हैं? कालीबंगा में। बी ऑप्शन का तीसरा मिल रहा है, यानी कि बी ऑप्शन का तीसरा, ठीक, ये बी ऑप्शन का तीसरा। आप सी का भंडारगृह कहां मिला है? भंडारगृह आपको मिला है हड़प्पा में, ठीक। भंडारगृह जिसको अन्नागार बोलते हैं ना, बड़ा अन्नागार मिला है, और बंदरगाह आपको मिला है लोथल में। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो बच्चे 34वें का एक आंसर करे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम राइट आंसर आ रहा है। ड्रीमर, उपासना पाल, शिवबाबू पाल, नाजिया सिद्दीकी, ठीक है, सभी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है। एक बार यस या नो टाइप करके बता दीजिए कि आपको सीरीज अच्छी लग रही है, सीरीज अच्छी लग रही है या नहीं, एक बार टाइप करके बता दीजिए। थोड़ा हमको मोटिवेशन भी मिलना चाहिए ना, हम इतनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं, तत्पश्चात आपको 1-1.5 घंटे अभी पढ़ाएंगे भी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलना चाहिए। यस या नो टाइप करके आप बताइए एक बार कि आपको ये जो सीरीज लग रही है वो कैसी लग रही है। एकदम डिट्टो सीटेट के पेपर के जैसा है कि नहीं? बिल्कुल, हाँ अच्छी है सर जी, नाजिया सिद्दीकी, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए घरों का त्याग पर बल दिया, ठीक है। देखिए त्याग करना अलग बात है और त्याग करने पर बल देना अलग बात है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझना है आपको। आपने अभिकथन पढ़ा, अब इसका कारण क्या है देख लेते हैं। उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप इन दोनों कथन से कितने हद तक सहमत हैं? चलिए बताइए।
ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। बहुत अच्छी है सर जी, शिव बाबू पाल जी, थैंक यू आपको, बहुत बहुत बढ़िया। आप इसी तरह वीडियो को देखते रहें और सीटेट परीक्षा में आप 60 में से 45 नंबर से 50 नंबर लाने की गारंटी हम देते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन को समझ कर पढ़ना है, ठीक है। जल्दी करना है परंतु जल्दीबाजी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 35वें का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 35वां आ रहा है। ड्रीमर जी आपका 38वें का आंसर कैसे आ रहा है? क्वेश्चन तो 35वां चल रहा है, ठीक है। थोड़ा आप अपने ऑप्शन में सुधार कीजिए। चौथे के साथ सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का 4 आंसर आ रहा है, ठीक। ए और आर दोनों गलत है। अच्छा, आपने कह दिया ए और आर दोनों गलत है। यहां पे देखिए उपासना पाल का 38वां आंसर आ रहा है। भैया 38वां क्वेश्चन ही नहीं है तो 38वां आंसर कहां से ला रहे हैं आप? हो सकता है आपको यहां 38 दिख रहा हो, देख लीजिए। यहां आपको 35 दिखा ना, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है ना कि 38 है, ठीक है। 35वें का 4 आंसर कर रहे हैं। देखिए सभी लोग यहां पे आंसर कर रहे हैं 4, ठीक है। सभी हम आपके आंसर से सहमत हैं, लेकिन इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं। आप जरा कंटेंट पर ध्यान दीजिए। महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए घरों कर त्याग पर बल दिया था। बिल्कुल, ये महावीर स्वामी जी थे और गौतम बुद्ध थे। इन्होंने कहा कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति यानी आध्यात्मिक ज्ञान की अगर आपको प्राप्ति करना है तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक। ये बात इन्होंने सही कही, ठीक। साथ ही साथ इन्होंने कहा, उनका मानना था यानी कि इनका भी मानना था और इनका भी मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। संघ बोल सकते हैं एक प्रकार का उस समय का हॉस्टल रहता था। समझ में आया? संघ से तात्पर्य वहां पर हॉस्टल है, जो यानी कि जो छात्रावास जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये वही बात की जा रही। अर्थात ए और आर दोनों ही सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। 35वें का जो बच्चे ऑप्शन ए के साथ आंसर कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो सभी लोग अपने आंसर को करेक्ट करेंगे, 4 से 1 पे जाएंगे, ठीक है। ये चीज समझिए आपने, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 36। ये भी कूट वाला आंसर है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 36, कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए भैया, जितने लोग देख रहे हैं आंसर सभी करें, चाहे गलत करें चाहे सही करें, ठीक है। आंसर सभी लोग करना है, सभी लोगों को करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है, चाहे गलत करना है चाहे सही करना है। आप यहां गलत कर लेंगे चलेगा, क्योंकि गलत करेंगे सही करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, परंतु आप अगर परीक्षा में गलत कर देंगे तो हो सकता है आपका रिजल्ट खराब हो जाए। बिल्कुल सही। क्वेश्चन पढ़िए। मुगल सम्राट एवं उनके अभिजातों के राज दरबार का कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। 15वीं एवं 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। कथक को 19वीं व 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया, ठीक। क्या यह बात सत्य है? कहां तक सत्य है? उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल एक, केवल बी, ए और बी दोनों, बी और सी दोनों, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए 36 का आप लोग। 36 36 शिव बाबू पाल का तीसरा आंसर आ रहा है, ए और बी दोनों। चलिए देख लेते हैं। मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के राज दरबार का कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। बिल्कुल, मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के राज दरबार, अभिजातों से तात्पर्य यहाँ की जो मेन सत्ता थी कौन सी थी साथियों? वो मुगल सम्राट थी। और इनसे रिलेटेड कितने भी सूबेदार थे, चाहे वो चित्तौड़गढ़ का हो, जयपुर का हो, तमाम तरीके के जो बंगाल का शासक थे ये थे, ये इनके राज दरबार थे। इन सभी में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था, यह बात बिल्कुल सही है, ठीक। अब 15वीं और 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण किया करने लगा, यह भी बात सही है। लेकिन कथक को 19वीं और 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने पसंद किया, यह बात गलत है। ब्रिटिश शासकों ने कथक नहीं पसंद किया, ये जो डांस है ब्रिटिश शासकों ने नहीं पसंद किया, इसलिए सी वाला आपका गलत हो जाता है। ए और बी ऑप्शन इज राइट हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आया?
गुड, बिल्कुल सही। 36वें का ए और बी आंसर कर रहे हैं, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। उपासना, ड्रीमर, शिवबाबू पाल, नाजिया सिद्दीकी, सभी को बहुत बहुत थैंक यू सही आंसर करने के लिए। आप लोगों की तैयारी काफी अच्छी है, बस आप लोग 1 महीने हमारे साथ जुड़ जाइए, आपकी जबरदस्त हम प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि आप परीक्षा में अच्छा कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, कथन ए तथा आर को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। शंकर अद्वैतवाद के समर्थन थे। शंकर से तात्पर्य यहां शंकराचार्य से है, ठीक। अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों ही एक है, ठीक। यानी कि उनका मानना है कि जो जीवन की आत्मा यानी कि जो मनुष्य की आत्मा यानी कि परमात्मा जिसको उन्होंने भगवान कहा है, दोनों ही एक है, ये इनका मानना है। शंकर ने हमारो चारों ओर संसार के मध्य एशिया मिथ्या माना, माया माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का आदेश दिया, ठीक। ये दोनों आपके कथन है और इसमें क्या सही है क्या गलत है, कौन किसकी व्याख्या करता है, जरा ध्यान से समझिए। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की, दोनों ही सही है, ठीक। और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। चलिए 37 का आंसर करेंगे आप लोग। 37 का फर्स्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर दिया है ड्रीमर जी और शिवबाबू पाल जी ने, यानी कि ए और आर दोनों सही है। ए और आर यानी कि ये भी सही है ये भी सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर रहा है। उपासना पाल, नाजिया सिद्दीकी, सभी को थैंक यू, सभी की तैयारी काफी अच्छी है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर दिया है। जो बच्चे 37 के फर्स्ट ऑप्शन के साथ जा रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन कीजिए। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया? जत्था, खालसा, चौथ या राखी। ये सभी कर के प्रकार हैं, ठीक है, आप लोग समझ लीजिए, ये सभी कर के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर करें सभी लोग। हम थोड़ा सा पानी पी लें। किस व्यवस्था के अंतर्गत 20% कर के रूप में इन्होंने लिया? सिखों ने किसानों से कर के रूप में 20% लिया, कौन सी व्यवस्था थी ये? जो भी क्वेश्चन आपको नया लगे तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ताकि उसको थोड़ा सा आप कंटेस्ट करेंगे और उसके बाद आपका गलत नहीं होगा। आंसर करें 38 का। जल्दी करनी है परंतु जल्दीबाजी नहीं करनी है। अभी तक आंसर नहीं किया किसी ने? 38 का 4 आंसर आने लगा है मिस ड्रीमर का, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत सही। राखी व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% दर लिया। सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। देखिए शिवबाबू पाल जी, आपने एक आंसर दिया है जो कि आपका रॉन्ग है, ठीक है, आप अपने आंसर को सही करेंगे। 38 का चौथे ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए जो बच्चे सभी 38 बच्चे जो हैं, शिवबाबू पाल, नाजिया, उपासना, सभी का 38 का चौथा ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। चलिए, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? ठीक है, इसका सीधे सीधे मतलब यह हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारक है जो पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करता है? ठीक है, इसका मतलब आप यह समझिए कि कौन सा समाज सुधारक विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, वीर सालिंगम, पंतुलू, ईश्वर चंद विद्यासागर। आंसर कीजिए 39 ईश्वर चंद विद्यासागर। 39 का 2 आंसर आ रहा है। ट्वेंटी 29 नहीं जी, 39। 39 का आंसर करें सभी लोग, 39 का आंसर करें। 39 का ऑप्शन सभी लोग 4 के साथ कर रहे हैं। हाँ, जो बच्चे 39 का 4 आंसर कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ईश्वर चंद विद्यासागर। शिवबाबू पाल जी, 39 का 2 आंसर नहीं होगा, राजा राम मोहन राय नहीं बल्कि ईश्वर चंद विद्यासागर हैं। इन्होंने सीधा सीधा समर्थित किया कि विधवाएं जो हैं, जो हमारे समाज की महिलाएं विधवा हो जाती हैं, वह पुनर्विवाह कर सकती हैं। ठीक, उनको अधिकार मिलना चाहिए पुनर्विवाह करने का।
39 का फोर्थ इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे पहले। 1820 ईस्वी के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी? देख लीजिए कितना खतरनाक है। कुछ ऐसे जनजाति के लोग हैं जिनके बच्चा कक्षा के अंदर नहीं बल्कि कक्षा के बाहर जो बरामदा बना रहता है वहीं से बैठकर पाठों को सुनेंगे, उनको पाठ्य पुस्तक भी नहीं दी जाएगी। सीरीज बहुत अच्छी है सर जी, थैंक यू जी, सीरीज बहुत अच्छी है। रेगुलर आपको सीरीज मिलेगी और सीरीज बहुत अच्छी ही मिलेगी। ठीक, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर ए। क्योंकि उन्हें फीस नहीं दी गई थी, क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा तो वो अनावश्यक शोर कर रहे थे, या महसूस किया कि वे विद्यार्थी उस कक्ष में को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल समझ गए होंगे आप आंसर। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? केवल ए सत्य है, केवल सी सत्य है, ए और सी सत्य है, या ए बी दोनों सत्य है? क्वेश्चन नंबर 40, 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कीजिए जी। हाँ 39 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 40 कीजिए। 40 का सी ऑप्शन आ रहा है जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। यह महसूस किया जाता था कि विद्यार्थी उस कक्षा को यानी कि उस कक्षा में पढ़ रहे अन्य विद्यार्थियों को और कक्षा कक्ष को दूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, केवल सी इज राइट आंसर है। ये तो कोई औचित्य नहीं बनता क्योंकि उनके फीस नहीं थी। ठीक, फीस होने ना होने की बात अलग है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है। शोर मचाते थे ये भी बात नहीं है। अगर एक अध्यापक क्लास में बच्चों को डांट देता है तो शोर काफी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। मुंबई में 1840 ईस्वी में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? परमहंस मंडली जो 1920 में मुंबई में गठित की गई थी उसका उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन, पर्दा प्रथा का उन्मूलन, बाल विवाह प्रथा का उन्मूलन। 41 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चन इजी भी हैं, मॉडरेट भी हैं और टफ भी हैं। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे, तो सभी कुछ हम मिलाकर लेकर आते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 41, बिल्कुल सही, उपासना पाल जी का ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। जाति प्रथा का उन्मूलन करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किया गया, जो कि इसका उद्देश्य था कि जाति प्रथा का उन्मूलन किया जाए। शिव बाबू पाल ड्रीमर सभी का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहां पर देखिए आपको मिलान करना है। राष्ट्रवाद और कला के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं, ए और बी को चुनाव करना है। आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करेंगे। कृष्ण संधान, उसके सामने है नंदलाल बोस, जातुग्रह दाह अवनींद्रनाथ टैगोर, मेरी माँ, ओकाकुरा काकुजो, पूर्व के आदर्श, राजा रवि वर्मा। आंसर करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए हम इसको मिलाते हैं। कृष्ण संधान, राजा रवि वर्मा, ठीक है, और जातुग्रह दाह नंदलाल बोस, मेरी माँ अवनींद्रनाथ टैगोर और पूर्व के आदर्श ओकाकुरा कुकाजो। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर 42 का 3 के साथ जो ऑप्शन कर रहे हैं बच्चे, ये देखिए आपके लिए नए क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन नए हैं आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। हो सकता है कि आपको एनसीईआरटी किताब में भी ना मिले 6, 7, 8 में, क्योंकि अब सीटेट का लेवल थोड़ा हाई होता जा रहा है। वो एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 6, 7, 8 से हटकर क्वेश्चन और अदर किताबों से भी उठा रहा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है उपासना पाल जी, शिवबाबू पाल जी, सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, यहां भी आपको मिलान ही करना है।
चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में का मिलान कीजिए। जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़पने के सिद्धांत का उपयोग करते हुए हड़प लिया और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। क्या है आपका? कूट खोल देते हैं हम आपके सामने। ए और बी का सतारा, यानी कि जो हड़प नीति के तहत जो भी राज्य हड़पे गए थे वहां पर आपको चुनाव करना है कि कौन से स्टेट को कब हड़प लिया गया। सतारा 1848, संबलपुर 1853, नागपुर 1850, उदयपुर 1852। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। किस सिद्धांत के अंतर्गत ये राज्य हड़प नीति चलाई गई थी? आपको मालूम है, व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत, या इसी को बोलते हैं राज्य हड़प नीति चलाई गई थी। इसमें क्या सिस्टम था कि अगर किसी का पैतृक वारिस नहीं है तो उसके पिता की मृत्यु होने के बाद जितनी भी संपत्ति है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चली जाएगी। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 43 है। 43 का आंसर कीजिए सभी लोग। और इस बात की तो गारंटी है कि जो बच्चे रेगुलर जुड़े रहेंगे 2 बजे से पर डे, उनका भला हो जाएगा सीटेट में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करें। आंसर करें भाई जल्दी से। अठारह सौ 17 को कब किया गया था? आंसर आ रहा है 43 का, 43 का दूसरा आंसर आ रहा है। 43 का ऑप्शन नंबर 4 है आपका आंसर। ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहाँ पे आपको ए के साथ पहला ऑप्शन है, यानी कि 17, 19, 1848 में है। अब बी के साथ तीसरा ऑप्शन है, बी के साथ तीसरा ऑप्शन है, यानी कि संभलपुर जो है 1850 ईस्वी में है। और साथ ही साथ आपका सी के साथ दूसरा ऑप्शन है और डी के साथ चौथा ऑप्शन है। सी के साथ दूसरा ऑप्शन है, डी के साथ सीधा सीधा चौथा ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 43 का चौथा ऑप्शन इज राइट आंसर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद ये नई चीज है, न्यू क्वेश्चन है ना सर? हाँ बिल्कुल जी, ये न्यू क्वेश्चन है, आपको समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन अगला है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। भारत में स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के बाद, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था ना, आंध्र प्रदेश जो कि सबसे पहले राज्य बना। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। क्या यह बात सत्य है? चलिए अगला ऑप्शन, आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना। क्या यह बात भी सत्य है? वर्ष 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, केवल ए, केवल बी, ए और बी या बी और सी। ये बच्चे तो कोई गलत नहीं करेंगे क्योंकि ये एसएसटी के साथ साथ आपके जो पॉलिटी वाले बच्चे हैं उनका तो फेवरेट क्वेश्चन होना चाहिए। 44 का ए बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। 44 का ए बी। ठीक, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य बना, ये तो सभी जानते हैं। ठीक, और 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। क्या यह बात सच है? यह बात सत्य नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन राइट आंसर, पहला दूसरा राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर है। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, नाजिया सिद्दीकी और ड्रीमर जी सभी बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ जाएंगे हम लोग, जो कि हमारा भूगोल का क्वेश्चन है। हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? क्वेश्चन नंबर 45। नाजिया जी, ड्रीमर जी, उपासना पाल जी, शिव बाबू पाल जी, सभी लोग आंसर करें। कौन से ग्रह जिसके चारों ओर छल्ले हैं? हाँ, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, शनि यूरेनस नेपच्यून, मंगल बृहस्पति नेपच्यून या मंगल बृहस्पति शनि। 45वां क्वेश्चन पढ़िए।
जिसके चारों ओर छल्ले हैं। आंसर करें। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग जुड़ने की कोशिश करें। 45 का एक आंसर आ रहा है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। चलिए, शनि तो है ही भाई, शनि तो है ही। तीसरा ऑप्शन तो हम काट देते हैं क्योंकि शनि जो है इसमें है छल्ले। इसके अलावा किसमें छल्ले हैं? देखिए, उपासना पाल जी का भी आंसर आ रहा है, बृहस्पति में छल्ले हैं, शनि में छल्ले हैं, परंतु यूरेनस में छल्ले नहीं हैं। फिर से आप लोग ध्यान दीजिए, मंगल में छल्ले हैं थोड़े बहुत, उतनी क्वालिटी में नहीं है जितने कि शनि में है। ठीक, बृहस्पति में छल्ले हैं और शनि में छल्ले हैं। तो इस हिसाब से 45 का फोर्थ इज राइट आंसर। समझ में आया बच्चों? ताली बजाओ सभी लोग। सबसे सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर है। अब ये ना कहना कि ऐसा कहाँ पढ़ाया। अगर आप भूगोल वाली प्लेलिस्ट खोल कर देखेंगे, विश्व का भूगोल इसी चैनल पर पढ़ाई गई है, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यूरेनस क्या होता है? पूजा देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा देर से जुड़ी हैं आप, थोड़ा जल्दी जुड़ने की कोशिश करा करें। रोज दोपहर में 2 बजे से आपकी एसएसटी की क्लास कराई जाती है। देखिए, यूरेनस को क्या कहते हैं? अरुण, और अरुण के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, आप कह रही हैं 2 सही है, यूरेनस, शनि, नेपच्यून। चलिए, यूरेनस को ले लेते हैं, लेकिन नेपच्यून कहाँ सही है फिर? हाँ, 45 का फोर्थ के साथ जो बच्चे आंसर करेंगे उनका राइट आंसर है। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लेलिस्ट भूगोल की खोलकर देखेंगे, आपको वहां पूरा डिटेल में पढ़ाया है। सर, पहला सही है, आपके हिसाब से पहला सही है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, यही कहना चाहती हैं? यूरेनस, हाँ सर, पहला सही है, बिल्कुल सही, पहला ही सही है। हम तो खाली आजमा रहे थे आपको कौन सा सही है। ठीक, पहला सही है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। सभी बच्चे अपने आंसर को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। वेरी गुड जी, ड्रीमर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आप तेज हैं भूगोल में, बहुत अच्छी बात है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है 180 अंश देशांतर के साथ, 90 अंश देशांतर के साथ, 0 अंश देशांतर के साथ, 0 अंश अक्षांश के साथ। चलिए आंसर कीजिए। 46, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री के साथ मेल खाती है? कोई बच्चा गलत नहीं। सर, मजाक बना रहा है। हाँ, मजाक बना लिए थे थोड़ा, आपका भूगोल सब्जेक्ट है ना शायद, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा परख लेते हैं आपको। क्वेश्चन करिए। 46 का आंसर करें सभी लोग, 46 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत इजी क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किससे मेल खाती है? यह भी टॉपिक आपको हमने पढ़ाया है। 180 के साथ, 90 के साथ, 0 के साथ, 0 अंश के साथ, किसके साथ मेल खाती है? छियालीस का 180 किसके साथ? जी, 180 देशांतर के साथ ना। हाँ, इसी में देशांतर ऑप्शन दिया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है आपका। पूजा देवी जी, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देख लीजिए ड्रीमर जी, अब आप गलत कर रही हैं, 46 का 2 नहीं होगा। ठीक, और इस जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसकी जो मान्यता हासिल की गई, ये 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संधि के पश्चात 180 अंश देशांतर के लगभग स्थल खंड को छोड़कर एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई थी। ये चीज हम आपको बता दिए। 40 का 1 बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 22 दिसंबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विकल्प का चयन करें। यह क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था, थ्योरी के समय नहीं, थ्योरी के समय। हाँ, कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग को प्रकाश प्राप्त होता है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम है। 22 दिसंबर के संदर्भ में आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन आपके हैं, केवल एक सही है,
केवल बी और सी सही है, ए बी सी डी पूरे सही हैं, सी डी केवल सही है। 22 दिसंबर के संदर्भ में ये चारों ऑप्शन में से कौन कौन सही हैं? सभी लोग जितने भी भूगोल वक्ता हैं यहां पर, उनका तो कम से कम गलत ना हो। सभी बच्चे 46 का आंसर कर रहे हैं, सभी बच्चे 47 का आंसर करें अब तेजी के साथ। सैतालीस का आंसर करें। देखिए, कर्क रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं, क्या यह बात सही है? 47 का तीसरा ऑप्शन आ रहा है, ए बी सी डी सब सही है, क्या बात है। और बच्चे आंसर करें। देखिए 22 दिसंबर को पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है, और इस दिन को क्या कहा जाता है? इस दिन को विंटर सॉल्स्टिस भी कहा जाता है। एक नई चीज हम आपको बता दें कि इस दिन को विंटर सॉल्स्टिस भी कहा जाता है। यहां पर दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग को प्रकाश प्राप्त होता है, ये ऑप्शन आपका सही है। और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। जब दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होगा तो डेफिनेटली दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा, ठीक। और देख लीजिए 47 का एक बड़ा अजीब आंसर दिया है पूजा देवी जी आपने। आप सभी लोग आंसर सही करेंगे कथन सी और कथन डी के साथ। एक चीज आपने ध्यान दिया कि आपका हिस्ट्री और पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन जा रहे थे लगभग सही जा रहे थे। थोड़ा भूगोल में आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि भूगोल में आपके थोड़े थोड़े क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक। उपासना पाल जी आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, क्वेश्चन नंबर 47 का 4, ठीक है। सभी बच्चे अपना आंसर सही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? गांव और शहरी इलाके, राज्य और देश, महाद्वीप और सागर, विश्व के जलवायु संबंधी क्षेत्र। याद कीजिए आपने कक्षा 6 की किताब में मानचित्र वाला चैप्टर अगर पढ़ा है सरसरी नजर से भी तो आप इसको सही कर पाएंगे। बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? क्वेश्चन नंबर 48। देखिए भाई गर्मी बहुत पड़ रही है, मालूम है ना आपको, गर्मी का मौसम है और फैन हम चला नहीं सकते। आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, कम से कम वीडियो तो लाइक कर दो सभी लोग और दूसरों तक शेयर भी कर दो। 48 का आंसर कीजिए आप लोग, सभी बच्चे तेजी के साथ 48 का आंसर करें। बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? अड़तालीस का 4, विश्व के जलवायु संबंधी क्षेत्र, क्या ये बात सही है? देखिए हमने आपको बताया था कि जब बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं ये बड़ी चीज को नहीं दर्शाते हैं। हमेशा याद रखना, बड़ी पैमाने वाले चित्र हैं हमेशा अपोजिट चीज को दर्शाएंगे, गांव और शहरी इलाके को दर्शाएंगे। ना ये राज्य को दर्शाएंगे, ना देश को दर्शाएंगे, ना ही ये महाद्वीप और महासागर को दर्शाएंगे, ठीक है। इनका कनेक्शन अपोजिट है। जो बड़ा है वो छोटे को दर्शाएगा और जो छोटा है वो छोटे को बड़े को दर्शाएगा। देखिए फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, परितंत्र की रचना में सम्मिलित है जीवधारियों के बीच के पारस्परिक संबंध, जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच का संबंध, प्रकृति के तत्वों के बीच संबंध। क्वेश्चन नंबर 49। कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, इसमें तीनों ऑप्शन आपको सही दिख रहे हैं, लेकिन आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फोर्टी 49 का आंसर करें आप लोग। फोर्टी 49 का आंसर करेंगे। 49 का 2 आंसर आ रहा है, यानी कि बी और सी। बी और सी। देखिए यहां पे जीवधारियों के बीच पारस्परिक संबंध पाया जाता है परितंत्र में, ये बात आप जानते हैं बिल्कुल ठीक। और जीवधारियों के आसपास के वातावरण के बीच का संबंध पाया जाता है, ये भी बात सही है। तो आप बी के साथ कहां से ऑप्शन कर रहे हैं? आपका ऑप्शन होगा ए और बी, ठीक है, ए और बी। इनके मुकाबले आपके ये दोनों ऑप्शन ज्यादा सुटेबल और सटीक बैठ रहे हैं,
ठीक है, 49 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। पूजा देवी 49 का 2। सभी बच्चे 2 के साथ आंसर ना करें, बल्कि सभी बच्चे 1 के साथ आंसर करें। प्रकृति के तत्वों के बीच संबंध, ये बात सही हो जाती अगर ऑप्शन बी आपका ना होता तो। जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच के संबंध, ये ज्यादा सुटेबल और अच्छा ऑप्शन आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, हाँ, समझ में आया आपको? चलिए, बिल्कुल राइट आंसर 49 का फर्स्ट इज राइट आंसर। सभी लोग आंसर सही कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका, अमेजन दक्षिणी अमेरिका, ऑरेंज एशिया, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ये 2 नदियां हैं, ये जब नदियों के नाम है, ठीक है, ये सभी नदियों के नाम हैं, ये उनके देशों के नाम हैं, यानी कि कौन से महाद्वीप में कौन सी नदी बहती है। बिल्कुल राइट आंसर करेंगे आप, गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, पूछा है युग्म, उपयुक्त युग्म में से कितने युग्म सुमेलित हैं। मतलब कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कौन सा सही है बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 50, आंसर करें। केवल एक, क्या ये सुमेलित है? केवल 2, क्या ये सुमेलित है? केवल 3, ऑरेंज एशिया, क्या ये सुमेलित है? केवल 4, ऑस्ट्रेलिया। 5 का 3, चारों सुमेलित हैं। 50 का 5 और 3 सुमेलित हैं। क्या 5 और 3? सही से आंसर कीजिए मिस ड्रीमर। पचासवें का कौन सा ऑप्शन सही है? एक मिनट, हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें निगेटिव तो नहीं पूछा। इसको आप थोड़ा सा समझिए। इसमें जो है ये 4 नदियां दी हैं, जिसमें से 3 सुमेलित हैं। ठीक है, हम आपको समझा देते हैं। जिसमें 3 सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? जो कि बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आपका, ये ऑरेंज जो है एशिया, ये सुमेलित नहीं है, बल्कि मिसिसिपी नदी भी सुमेलित है उत्तरी अमेरिका में, अमेजन दक्षिणी अमेरिका में सुमेलित है, और ये डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में सुमेलित है। ठीक है, ये तीनों सुमेलित हैं, परंतु ये ऑरेंज एशिया में सुमेलित नहीं है। समझ में आया आपको? ठीक है, ये जो ऑरेंज है, ये ऑरेंज नदी एशिया में ना होकर ये दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। ये चीज आपको समझ लेनी है। सर पूछा था ही गलत, हाँ बिल्कुल सही, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ नहीं पाए थे, अब समझ गए आप लोग, निगेटिव था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे पूछा है ये सुमेलित नहीं है, ऑरेंज नदी एशिया में ना होकर दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 51 पर आ जाइए। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर, महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर, एशिया महाद्वीप के मध्य, महाद्वीपों के मध्य, महाद्वीप के उत्तरी किनारों पर। कोई बच्चा गलत ना करेगा, सभी अच्छे से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, का आंसर करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 51, का 3 आंसर आ रहा है, यानी कि महाद्वीपों के मध्य में। देखिए, जो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है, ये महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं, ना कि महाद्वीपों के मध्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं। 51 का सभी लोग ऑप्शन ए के साथ सही आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 52, समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन कीजिए।
यह परत बादलों के लगभग मुक्त होती है, बादलों से मुक्त होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई में इसका विस्तार होता है। समताप मंडल, आपने ओजोन परतों को आपने वायुमंडल की परतों को पढ़ा भी है, ठीक है। 52 का आंसर कीजिए। 51 का सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं एक, अब 52 का आंसर कीजिए। ए और बी, बी और सी, ए और सी या ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित तीनों ही कथन सही है। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, इसमें बादल नहीं पाए जाते हैं, ठीक। जब बादल नहीं पाए जाते हैं तो वायुयान जैसी जितनी भी घटनाएं होती हैं, मतलब वायुयान उड़ने की जो प्रोसेस होती है, ये समताप मंडल में पाई जाती है। इसमें ओजोन गैस की परत भी पाई जाती है, ये भी बात सही है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका विस्तार होता है, क्योंकि क्षोभ मंडल 18 से 50 किलोमीटर होती है और 50 किलोमीटर से लगभग 80-85 किलोमीटर आपकी समताप मंडल पाई जाती है, ठीक है। इसलिए 52 का 1, 2, 3 ABC तीनों राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53। उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए और उसकी पहचान कीजिए कौन से सही हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली को पकड़ने में भी सहायक होते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हैं, गलत हैं कि सही हैं? 53 का आंसर करें पूजा देवी। 52 का 4 बिल्कुल राइट आंसर है। सर ज्योग्राफी अभी सही नहीं हो रही, ज्योग्राफी आपकी सही नहीं हो रही है तो ज्योग्राफी आपको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। आप एनसीईआरटी 6, 7, 8 की किताब उठा लीजिए, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 53 आंसर करेंगे, ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 53 का ए और बी दोनों सही है। हमने आपको बताया था कि जो उच्च ज्वार होते हैं, उच्च ज्वार के माध्यम से जो नौका संचालन की प्रक्रिया है वो आसान हो जाती है। अर्थात उच्च ज्वार से नाव बड़ी आराम से चलती है, बड़ी बड़ी नौका, और उच्च ज्वार के माध्यम से जो मछली है वो आपके तट पर बहकर आ जाती है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। नदी का मुहाना क्या होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। नदी का मुहाना क्या होता है? नाजिया सिद्दीकी 53 का क्यू। हाँ, क्यों ऑप्शन भी है क्या कोई? नदी का मुहाना क्या होता है? वह स्थान जहां से नदी का उद्गम होता है, वह स्थान जहां से नदी एक दूसरी नदी से मिलती है, वह स्थान जहां कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है, वह स्थान जहां नदी शुष्क मौसम में सूख जाती है। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 54, मुहाना के बारे में आपसे पूछा गया है कि मुहाना क्या है। यहां सुहाना के बारे में नहीं पूछा गया है, किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है। 54 का एक आंसर आ रहा है। देखिए, हमको मालूम था कि ये बच्चे वह स्थान जहां से नदी उद्गम होती है उसको मुहाना नहीं बल्कि उसको उद्गम स्थल कहते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। और इसका जो राइट आंसर है, वह स्थान जहां कोई नदी किसी अन्य राशि से मिलती है, यानी किसी अन्य जलराशि से मिलती है, तो वो स्थान आपका कहलाता है मुहाना। 53 का तीसरा इज राइट आंसर। 53 नहीं, 54 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54। वह स्थान जहां कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिल जाएगी वो होती है, मान लीजिए कि बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी जाकर गिरती है, ठीक है। वहां पे बंगाल की खाड़ी क्या विशाल समुद्री एरिया है, तो जहां पर वो गिरती है, एक राशि दूसरी राशि से जाकर मिल रही है, वही हो जाता है मुहाना। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है? भारत, इंडोनेशिया, चीन या ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, गलत ना करें आप लोग। 55 नंबर का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 55। और दूसरों तक एक बार जरूर शेयर करना। तो जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक विज्ञान के साथ हैं और वो परीक्षा पास होना चाहते हैं तो वो वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। विश्व में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? 55 का 3 आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट। अब आप लोग आंसर करिए 55 का। 55 का 2 इंडोनेशिया।
देखिए विश्व में जो कोयले का सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य है वो है आपका चीन, बोले तो चाइना। ठीक है, हाँ ड्रीमर जी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उपासना पाल, पूजा देवी, आप लोग आंसर सही कीजिए। चीन है सबसे ज्यादा अग्रणी राज्य, चीन है। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा भारत देश। ठीक है, इंडोनेशिया का नाम तो अभी दूर है। ठीक है, तीसरे स्थान पर आता है इंडोनेशिया, और चौथे स्थान पर भी अमेरिका आएगा, और पांचवें स्थान पर आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसलिए जो बच्चे 55 के साथ तीसरा ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विकास और उद्योगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन, स्थानीय संसाधन या अजैविक संसाधन। विकास के आधार, विकास एवं उद्योगों के आधार पर संसाधन को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 56, का तीसरा ऑप्शन आ रहा है स्थानीय संसाधन। देखिए विकास और उद्योगों के आधार पर संसाधनों को संभावित संसाधन के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सभी लोग 56 का 100 जो दूसरे ऑप्शन के साथ आंसर कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हाँ 56 का दूसरा ऑप्शन। ड्रीमर जी आप अपना आंसर सही कीजिए और थोड़ा सा ज्योग्राफी को स्ट्रांग कीजिए। लेकिन आपको पता है कि 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो आपके ज्योग्राफी के आने ही हैं। इतना तो आपको, आप मान लीजिए तब भी ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन आने हैं, ना मानिए तब भी 15 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर करें। ऐसी कृषि जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारों ओर पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हैं, क्या कहलाती है? गहन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, चलवासी पशुचारण या मिश्रित कृषि। कोई भी बच्चा इसको गलत ना करेगा। 57 क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। देखिए स्थानांतरित कृषि पे कहां चले गए आप लोग। सेकंड इज राइट आंसर। हाँ कैसे? पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारों ओर पानी की तलाश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमेंगे तो आप अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करें। चलवासी कृषि। ठीक है, चलवासी पशुचारण। पशुचारण के बारे में बात की जा रही है और आपने कृषि पर आंसर लगा दिया। बहुत बढ़िया, गुड। हाँ 57 का 30 चलवासी पशुचारण। यहाँ पे देख लीजिए 3 ऑप्शन के साथ कृषि दिया है और एक ऑप्शन जो है जिसमें पशुचारण दिया है। तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा ब्रिलियंट बच्चे हैं सभी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया। लोगों को विवाह करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके। झारखंड में लोग एक दूसरे के अभिवादन करने के लिए जौहर का प्रयोग करते हैं। विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। राष्ट्र के चिन्ह प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं। गलती से चला गया था सर, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 का पढ़िए और इसमें स्टेटमेंट सिलेक्ट करिए कौन कौन से सही हैं। ए बी सी डी सभी सही हैं 58 का। देखिए ए तो सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। ठीक, इसलिए ए बी सी सही है, परंतु राष्ट्र का जो चिन्ह है यह विविधता को नहीं दर्शाता है। ठीक है, ए बी सी सही है, ना कि ए बी सी डी सही है। 58 का डी में डाउट है। हाँ आपने कहा डी में डाउट है, उसको सही कीजिए आप लोग। ए बी सी सही है। ठीक, देखिए क्योंकि जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये प्रतीक विविधता की श्रेणी में नहीं रखा जाता, एकता का प्रतीक है।
ठीक, विविधता का नहीं बल्कि एकता का प्रतीक है, इसलिए 58 का सी ऑप्शन यानी कि तीसरा इज राइट आंसर। ठीक है, विविधता नहीं बल्कि वो राष्ट्र चिन्ह एकता का प्रतीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर करेंगे आप। विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासी को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध डट 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 पैदा कर सकते हैं। सराहना, पक्षपातीय, राय बनाना, भेदभाव करना या उपसाह। सही विकल्प का चयन करेंगे आप लोग। इसमें भी कोटेशन आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा है, चलिए सेलेक्ट करिए जल्दी से। 59। समझ गए। 59 का बी सी डी बिल्कुल राइट आंसर कहा आपने। बी सी डी इज राइट आंसर, यानी कि पक्षपातीय, राय बनाना, भेदभाव करना और उपसाह, ये सभी आदिवासियों को विरुद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध पैदा कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा है, उसके बाद कोटेशन है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। कथन, शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। क्या दर्शाता है ये चीज? प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है। 3 अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारियों के अंतर्गत काम करते हैं। यह प्रावधान भारतीय नागरिकों को अधिकारों और आज़ादी की रक्षा करता है। यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारें के बीच सुगम लेन देन व्यवहारों को सुनिश्चित करता है। ठीक, आपके साथ सामने ऑप्शन है और कोटेशन दिया गया है, ऑप्शन सेलेक्ट करिए कौन सा है, ए और सी, बी और सी, ए और बी, सी और डी। आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 60, तेजी के साथ आंसर करें। यहां पे देखिए आपका ए सी नहीं बल्कि सी और डी ऑप्शन आपका सही है। यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी की रक्षा करता है। ठीक है, यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देन या व्यवहारों को सुनिश्चित करता है। सी और डी इज राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, सभी लोगों का ये नया क्वेश्चन लगता है, इसलिए इसको सही करें। भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है। भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है किसका? राज्य का, सरकार का, संसद का या संघीय कार्यपालिका का? आंसर करें। 61, क्वेश्चन नंबर 61। तो भारत का जो मुखिया होता है वो राज्य का मुखिया होता है। ठीक है, सभी बच्चों अगर वीडियो पीछे चल रही है तो एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर लें आप लोग। पार्लियामेंट का नहीं, राज्य का। ठीक है, राज्य का मुखिया होता है, साथ ही साथ देश का संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति भी होता है। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। मिस्टर आहिल का 61 का एक आंसर आ रहा है जो कि बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर में पाए जाने की संभावना कम है? घर की में टोकरी बनाने वाले में, निर्माण स्थल, कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में, जंगल से लकड़ियां चुनना। कोटेशन के रूप में आपका ये क्वेश्चन है। चलिए इसमें बताइए कौन कौन सा सही है। थोड़ा थोड़ा वीडियो में चलते चलते नेटवर्क इश्यू हो जाता है। ठीक है, समझ सकते हैं आप। 61 का आंसर करें, 62 का आंसर करें सब लोग। 62 का भूमिहीन खेतिहर मजदूर में पाए जाने वाली संभावना कम है। घर में रोटी नहीं, टोकरी बनाने में, निर्माण स्थल, कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में, जंगल से लकड़ियां चुनने में। ए बी और केवल बी, केवल सी, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 आपका ऑप्शन है केवल सी, यानी कि जहां पे आप देख सकते हैं कि कपड़ा फैक्ट्री में
सुपरवाइजर के रूप में, ठीक है, कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में इज राइट आंसर ए सी, नहीं ए सी नहीं, केवल सी, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 63, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, जैसा कि आप ये ईवीएस में भी पढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। वर्ष 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। ठीक, ऑप्शन करेंगे आपका कौन सा सही है। ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है। ए सही है लेकिन बी गलत है, ए गलत है लेकिन बी सही है। हाँ, 62 का जी। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर करें। ए बी राइट है 63 का। ए बी राइट नहीं है, केवल बी राइट है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को ईवीएस की किताब खोल कर और पढ़ने की जरूरत है। बी सही है, ये जो स्टेटमेंट आपका दिया गया है ये सही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा कहा था, लेकिन ये बात जो है 1984 में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था, ऐसा नहीं है, कानून था थोड़ा बहुत। ठीक, 63 का 4th इज राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक है। शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना, समान वेतन, महिला कर्मचारी के लिए कार्य के कम घंटे। सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट आपको यहां भी सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 64, का आंसर करें। ए तथा सी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है। ए सही लेकिन सी गलत है, ए गलत है लेकिन बी सही है। हम्म, 64 का 4 आंसर आ रहा है। ए गलत है लेकिन बी सही है। समान वेतन, बिल्कुल राइट। ए गलत है लेकिन बी सही है, ठीक है। 64 का 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65, तेजी के साथ आंसर करेंगे क्योंकि हम लोग का 1 घंटा लगभग बीत चुका है। अभी हम लोग 65 क्वेश्चन पे हैं। हम लोगों को 1 घंटे में पूरा 90 क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित कथनों में ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, बहुत से कार्य स्थल में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम भुगतान किया जाता है। ये बात सत्य है। महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज्यादा तगड़े होते हैं। क्या ये बात भी सत्य है? आंसर करें 65 का। चौसठ का 4, हाँ बिल्कुल सही। 65 का आंसर करें। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है, परंतु दोनों सत्य तो ही है, लेकिन आर जो है वो एक की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। ये बात आप समझ लेंगे। दोनों गलत नहीं, दोनों सत्य है, ठीक है। 65 का दोनों सत्य है, लेकिन किसी भी तरह में आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इतना आपको समझना है, ठीक है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 66, सरकार के 3 अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह कहलाता है शक्तियों का विभाजन, अभिकेंद्रीवाद, शक्तियों का बंटवारा, राज्य संघ। क्वेश्चन नंबर 66, सरकार के 3 अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, क्या कहलाता है? 3 अंग कौन से होते हैं? सभी को पता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका। 66 का, अरे भैया, जब 3 अंग अलग अलग अधिकारों का पालन करेंगे तो उसको सीधे से नहीं बोलेंगे कि शक्तियों का बंटवारा किया जा चुका है। सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जा चुका है, यही तो है ना।
3 विभिन्न अंग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2022 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना? हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर को सम्मान मान देना और सुरक्षित रखना, माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संभालना और सुरक्षित करना, जन संपत्ति की सुरक्षा करना और शपथ पूर्वक हिंसा को त्याग देना। आंसर करें उपासना पाल जी। तीसरा आंसर आ रहा है बिल्कुल सही, 66 का। 67 का आंसर करें, 67वें का आंसर करेंगे आप लोग। वर्ष 2022 में मौलिक कर्तव्यों का एक नया हिस्सा जोड़ा गया है, वो कौन सी बात है? 67 का एक आंसर आ रहा है, लेकिन 67 का दूसरा आंसर है माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, शिक्षा की जो निःशुल्क व्यवस्था है ये तो पहले से की जा चुकी है, लेकिन अगर माता पिता ही ना पढ़ाना चाहें, कुछ होते हैं ना बैकवर्ड बुद्धि के लोग, वो पढ़ाना ही नहीं चाहते, तो यही चीज के बारे में समझाया गया है कि माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। 67 का दूसरा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिक है कि वह अधिक नहीं है, मतलब अधिकार है। किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है? जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, जब राष्ट्रपति न्यायपालिका को ऐसा करने के लिए निर्देश देता है, जब संसद द्वारा पारित कानून को कुछ समूहों द्वारा समर्थन नहीं मिलता, जब कानून पारित करने की प्रक्रिया समावेशी नहीं होती है। आंसर करें 68 का, बिल्कुल राइट आंसर करेंगे आप लोग, उम्मीद है गलत नहीं करेंगे। रद्द कब करेगी? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। रद्द जब करेगी जब आधारभूत ढांचे का उल्लंघन किया जाएगा, तो संसद द्वारा पारित कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का अगर उल्लंघन किया जाएगा तो संसद क्या करेगी? उसको रद्द कर देगी। बिल्कुल राइट आंसर। 68 का 1, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 69 कोटेशन वाला क्वेश्चन है। समाज के कुछ समूहों का हाशियाकरण संभाव्य है क्योंकि वे डॉट डॉट क्या करते हैं? भाषा से भिन्न होते हैं, भिन्न भाषा बोलते हैं, मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, अस्वीकार्य सामाजिक समूह में आते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले में किसी दूसरे धर्म से होते हैं। ABCD सब सही है या कुछ सही है? 68 का 1 बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग, ड्रीमर, नाजिया, उपासना जी। 59 का आंसर करें। सिक्सटी 69 का मैं भी हूं सर जी। हाँ आप भी हो सर जी, लेकिन आपका आंसर नहीं आ रहा है ज्यादातर। ठीक, देखिए भिन्न भाषा बोलते हैं, बिल्कुल भाषा तो भिन्न बोलते हैं, उनकी बिल्कुल आदिवासी भाषा है। मेरा नाम ना लेते हैं, आहिल, आहिल हम आपका नाम ले रहे हैं मिस्टर आहिल, आप परेशान ना होइए, आपका नाम लेते हैं हम। आहिल जी भी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं। मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, ये भी बात सही है। अस्वीकार सामाजिक समूह से आते हैं, ठीक, ये बात सही नहीं है। बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं, बहुसंख्यक समुदाय से मुकाबले वो किसी दूसरे धर्म के होते हैं। जो समाज में धर्म देखने को मिलते हैं, अगर आप वहां जाकर देखे देंगे तो पता नहीं किस धर्म का अनुसरण करते हैं। ABD बिल्कुल राइट आंसर, चौथा इज राइट आंसर। चलिए 70वां क्वेश्चन आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल होते हैं, कोई भी बच्चा इसको गलत नहीं करेगा सच में। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 6, 7, 8 की जो स्कूल है, उसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्या शामिल होता है? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र। क्या ऑप्शन है? 69 70वें का क्वेश्चन का आप करेंगे, 70वें का आंसर कोई गलत नहीं करेगा।
मनोविज्ञान नहीं होता है, ठीक। 70वें में ना ही समाज शास्त्र होता है। होता क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। बिल्कुल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। 70वें का सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। जो बच्चे 70 के 2 के साथ आंसर कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 71 कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के इतिहास वाले भाग में हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है, ठीक। पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है? लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था। अतीत केवल भारत में रहने वालों के बारे में था। अतीत प्रकृति में स्थिर था। अतीत महत्वपूर्ण शासकों के बारे में था। क्वेश्चन नंबर 60। पूजा देवी, आप 61वें का आंसर कर रही हैं, अभी बहुत पीछे हैं आप। 10 क्वेश्चन आपको रिफ्रेश करना चाहिए ताकि आप समाज की मुख्य धारा में आ सके। मतलब कि जो कुछ ये क्लास वाला समाज है इसकी मुख्य धारा में आप आ सकें, ठीक है। 71 का आंसर करेंगे आप। 71 बहुत इजी क्वेश्चन है। आई थिंक यहां से आपको पेडागोजी के क्वेश्चन मिलेंगे। 71 का आंसर एक आ रहा है जो कि बिल्कुल राइट है। लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न भिन्न था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए समाज कुछ अलग था। भारत की सभ्यता के लिए समाज कुछ अलग था। चीन की सभ्यता के लिए समाज कुछ अलग अलग था। इसी तरीके से हर तरीके के जो समूह थे उनके लिए समाज था अलग अलग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 आपको कोटेशन वाला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 72, वैज्ञानिक सख्ती रिगर के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन है। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रायः यह मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते। प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ अभ्यासकर्ता पालनकर्ता भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों पद्धतियों का अनुसरण करना चाहते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चंस को आप मिस ना करें। 72 क्वेश्चन नंबर 72 आंसर करें। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको। देखिए, प्रायः यह मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये बात बिल्कुल असत्य है। इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बी इज रॉन्ग आंसर। तो 72 का तीसरा ऑप्शन जो बच्चे कर रहे हैं, ड्रीमर, पूजा, उपासना, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम के एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में अपेक्षित है? आंसर करें, एक सेकंड में हम आते हैं। हाँ, 73 का आंसर करें। 72 का आ चुका, 73 का कक्षा छोड़कर जाना ताकि विद्यार्थी अपने आप निर्णय लें। ठीक, ऐसा है क्या? कक्षा छोड़ के भाग जाना। कुछ समूह में अधिगमकर्ता क्या कर रहे हैं उसकी उपेक्षा करें। प्रत्येक समूह की निगरानी करना, जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना, एक सर्वाधिक सक्रिय समूह का साथ होना। 73 का आंसर करेंगे तेजी से। 73 का, प्रत्येक समूह की निगरानी करना, जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन देना, बिल्कुल राइट। ठीक, अब तो क्वेश्चन आपके सही हो रहे होंगे ना, क्योंकि ये पेडागोजी के क्वेश्चन है। पेडागोजी ना जाने आप कितनी बार पढ़ चुके हैं। ठीक, 73 का चौथा इज राइट आंसर, तीसरा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? संरचनात्मक परीक्षण, अनुकरण, निपुणात्मक अधिगम या व्याख्यात्मक शिक्षण? क्वेश्चन नंबर 74, हाँ सभी का 73 का 3 इज राइट आंसर है। पेडागोजी का क्वेश्चन है।
74 का आंसर करें। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो अनुकरण विधा का विरोधाभासी होता है आगमनात्मक अधिगम। ठीक, इसको आपके लिए नया क्वेश्चन है। 74 का तीसरा नहीं होगा, अनुकरण होगा, बल्कि ना कि निपुणता होगा। ठीक है, 74 का सेकंड इज राइट आंसर। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि ये हो सकता है आपके लिए नया क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 75 स्टेटमेंट वाला है, ध्यान से पढ़ें। नीचे दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह दूसरे के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन में मदद नहीं करती। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? 75। क्वेश्चन नंबर 75, हाँ जी, 75 का 4 आंसर आ रहा है। ए सत्य है और बी असत्य है। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण और विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही बात है। या दूसरे के तर्क और विश्वासों के समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। अच्छा, एक बात बताइए, बी गलत होगा, कैसे गलत होगा? आपकी स्वयं की आलोचनात्मक सोच है, ये दूसरे के विश्वास को समझने को और मूल्यांकन करने के लिए कैसे है? ठीक, आपकी अपने के लिए है, दूसरे की दूसरे के लिए है। ठीक, इसलिए ये भी सही है, ए सही है और बी भी सही है, क्योंकि आपकी सोच आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए है, दूसरे व्यक्ति की सोच दूसरे के आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए है। ठीक है, तो ये चीज जो यहां पे नहीं मिलती है, ये सही है, दूसरों से नहीं बल्कि अपने से होना चाहिए। 75 का तीसरा इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 1999 में लॉयर्स इलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्श के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे ... के उदाहरण के रूप में निम्नलिखित किया जा सकता है। जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रियाओं में भूमिका, घरेलू हिंसा की प्रकृति, किस विधेयक के प्रारूपण के लिए वकीलों की भूमिका और क्षमता या शक्ति, कानून बनाने में संगठन के राजनीतिक प्रभाव। हाँ, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 76, जल्दी करें, 15 क्वेश्चन बचे हैं, 15 मिनट में करना है पूरा। हम्म, 76वां आंसर करें। जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रिया में भूमिका। ठीक, इसे जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रिया के रूप में, उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। 76 का फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 स्टेटमेंट वाला है, थोड़ा ध्यान से। यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्नलिखित में से किन पर जोर देना है? सावधानी पूर्वक प्रेक्षण, विषय वस्तु को तेजी से पढ़ना, जिसका प्रेक्षण किया है उस पर विचार करना, जो पढ़ाया गया उस पर प्रश्न करना। 77। देखिए, सावधानी पूर्वक प्रेक्षण, ये बात तो सही है। ठीक है, सावधानी पूर्वक प्रेक्षण, विषय वस्तु को तेजी से पढ़ना। ठीक, ये बात नहीं है कि खड़खड़ा के आप पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा, जरूरी नहीं कि तेजी तेजी पढ़ना, आराम से पढ़ना है आपको। ठीक, जिसका प्रेक्षण किया गया है उस पर विचार करना और जो पढ़ाया गया है उससे संबंधित प्रश्न पूछना। तो ACD यानी कि 4th इज राइट आंसर। जो बच्चे चौथे के साथ आंसर कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, ये भी कूट वाला है। ठीक,
सामाजिक विज्ञान में जो तर्कसंगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है। एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस करने के लिए विद्यार्थी प्रमाण लेते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं है। मुख्यतः सभी उन्हीं विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना जो पीछे की बेंचों पर बैठते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर हो। आंसर करें, कौन सा सही है? उपासना पाल 77 का 4 बिल्कुल सही। 78 का आंसर करें 78। सामाजिक समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थियों के प्रमाण लेते हैं। क्या यह बात सही है? कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ बिल्कुल सही, कोई भी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए। कोई भी बच्चा कितना भी और कैसा भी प्रश्न पूछ सकता है। मुख्यतः उन्हीं विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो पीछों की बेंचों पर बैठते हैं, मुंह चुरा कर बैठ जाते हैं, मुंह छुपा कर बैठे रहते हैं। उनसे ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न पूछना है। कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने के समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर हो। ठीक है, इसलिए बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। ए बी डी नहीं, बी सी डी। चलिए अगला क्वेश्चन 79, ये भी कूट वाला है। देख लीजिए आपके कूट वाले क्वेश्चन कितने ज्यादा आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं? हाल ही में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। इस एक्ट के पक्ष में और विपक्ष में क्या है? ये बात मकर रेखा और से कर्क रेखा की सूर्य की गति की व्याख्या कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? अथवा कितने देश के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है, उनके नाम लिखिए। कौन सा ऑप्शन सही है? आलोचनात्मक चिंतन की व्याख्या करना है। हाँ 78 का हो गया है जी, 19वें का दीजिए 79 का आंसर। ठीक, हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। इस एक्ट में अपने पक्ष और विपक्ष दीजिए। ये आलोचनात्मक चिंतन के व्याख्या को दर्शाता है। ठीक, साथ ही साथ आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर आपकी सोचने पर निर्भर है कि भारत में धर्म संबंध के स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? क्या भारत में यह धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? इसमें भी आपको सोच विचार कर लिखना है। तो ऑप्शन ए और सी इज राइट आंसर है सामाजिक विज्ञान के चिंतन कौशल के विकास करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन 80। मानचित्र में प्रयुक्त मापन प्रणाली के 2 सेट निम्नलिखित दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक सेट का विषम का पता लगाइए। चलिए विषम का पता लगाइए। फीट, मील, सेंटीमीटर, 220 गज, मीटर, इंच, किलोमीटर, सेंटीमीटर। 79 का ए सी आंसर करें 80 का। भूगोल का क्वेश्चन है, बड़ा अटपटा क्वेश्चन है। ठीक, ए और 4 यानी कि फीट और सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ 80 का जो क्वेश्चन दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। फीट का संबंध इंच से है। 90 का 3 उपासना पाल। 90वां क्वेश्चन नहीं है, 80वां क्वेश्चन चल रहा है। अब अभी 90 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 81। मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधित जुड़ा है डॉट डॉट के कौशल के साथ। याद रखने, बोध या समझने, अनुप्रयोग या मूल्यांकन। 81 का आंसर करें।
याद रखना है बोध यानी समझने की बात होनी चाहिए मानसिक में। साथ ही साथ मानचित्र में आप किन बिंदुओं का प्रयोग करके आप निशान लगा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बात होनी चाहिए। तो याद रखना बोध या समझ और अनुपयोग, ये बिल्कुल आपके ए और बी और सी तीनों सही हैं, ठीक है। इसलिए 81 का तीसरे का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, सामाजिक विज्ञान के संबंध में दिए गए कथनों ए और आ को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प को चुनें। भारत में सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय थीम आधारित है। कई सामाजिक विज्ञानों को एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। क्या ये बात सही है? 82 का आंसर करें। हम्म, 82 का आंसर करें। 81 का ABC आ रहा है। थोड़ा सा वीडियो को रिफ्रेश करें आप लोग। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः थीम आधारित है, ये बात सही है। और सामाजिक विज्ञान के विषयों को विषय के अंदर लाने में छात्रों को पढ़ने में कठिनाई होती है। बिल्कुल कठिनाई होती है, क्योंकि बहुत सारे विषय इसमें जुड़े हैं। इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस और आपका इकोनॉमिक्स सब जुड़ा हुआ है, इसलिए परेशानी होती है थोड़ा सा पढ़ने में। ब्रॉड सिलेबस हो जाता है। 83, क्वेश्चन नंबर 83, सामाजिक विज्ञान के बारे में कथन ए और आर को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है। भारत में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं हैं। क्या ये बात कहाँ तक सहमत हैं यहाँ आप? 83 का ये बात तो सही है कि दूसरे विषय की तुलना में स्कूली पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है, ये बात सही है। लेकिन भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के योग्य शिक्षक नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत बड़े बड़े असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, और छोटे बड़े भी टीचर मौजूद हैं। ए ग्रेड के अध्यापक, बी ग्रेड के अध्यापक, सी ग्रेड के अध्यापक, ठीक। ऐसा नहीं है कि अध्यापक बने हैं या सामाजिक विज्ञान के माध्यम से यूपीएससी के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो उनको कुछ आता नहीं है। ये बात तो निहायत ही गलत है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि स्कूली पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व दिया जाता है। यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक सामाजिक विज्ञान को उतना महत्व लोग नहीं देते, और नहीं देते हैं इसीलिए आगे चल के बाद में पछताते हैं कि इतिहास बहुत कठिन है और भूगोल मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्कूली पाठ्यचर्या पे उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 84, अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है? सिक्के, मुद्रा नोट्स, एटीएम या डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स। बोलिए कौन कौन से सही है? 84, जैसे हम लोग पछता रहे हैं सर जी। हाँ बिल्कुल, जैसे आप पछतावा हो रहा है ना, लेकिन पछताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, उसके बाद पास हो जाना है। अतीत में मुद्रा की अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी मुद्रे सिक्के की, ठीक। और साथ में जो आप अगर नोट्स पढ़ा रहे हैं, करेंसी यानी कि 100 की नोट रख लें, 50 की नोट रख लें, इसके माध्यम से आप बच्चों को समझा सकते हैं। एटीएम मशीन और क्रेडिट कार्ड दिखाकर आपके प्राचीन के बारे में आप समझा नहीं सकते, ठीक है। इसलिए आपका ए और बी राइट आंसर हो जाएगा 84 का। चलिए 85 का आंसर करें। करके सीखना सिद्धांत उपयुक्त है चर्चा विधि, प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि, रचनावादी उपागम के लिए, ठीक। ये क्वेश्चन आपने ईवीएस में पढ़ा भी है, 85 वाला, गलत नहीं करना। एट्टी फाइव का 85 का भी आप लोग गलत करेंगे। इसमें और इसमें कंफ्यूज हैं सभी लोग कि क्या कौन सा ऑप्शन करें, परियोजना विधि या रचनावादी उपागम। 85 का 4 देखिए गलत कर दिया ना, 85 का 3 होगा परियोजना विधि, योजना विधि जिसको बोलते हैं, एक्टिविटी मेथड, करके सीखेंगे, है ना। बिल्कुल उपासना पाल का सही आंसर है 85 का तीसरा ऑप्शन। चलिए 86 का आंसर करें आप लोग।
भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना डॉट 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 किसका भाग हो गया? रचनावाद आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन, आकलन, अधिगम का आकलन। सही विकल्प चुनिए। कूट के साथ ऑप्शन देना है आपको। एट्टी सिक्स का आंसर करें। देखिए, भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना, रचनात्मक आकलन और साथ ही साथ नैदानिक आकलन का भाग हो गया है। ए और सी इज राइट आंसर, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 87। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि हिस्सा भाग बन गई है। रचनात्मक आकलन का, अधिगम के आकलन का, योगात्मक आकलन का या औपचारिक आकलन का? 87, क्वेश्चन नंबर 87। 87 का आंसर करें। 86 का एसी बिल्कुल सही है। 87 का आंसर करें आप लोग। सत्तासी का आकलन आंसर करें। योगात्मक आकलन का, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि किसका हिस्सा है? योगात्मक आकलन का। ठीक है। 88, क्वेश्चन नंबर 88। निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है? योगात्मक आकलन, नैदानिक या डायग्नोस्टिक आकलन, प्लेसमेंट आकलन, शैक्षिक आकलन। यस सर। 88 का भी आ गया आपका तीसरा ऑप्शन। तीसरा नहीं बल्कि दूसरा ऑप्शन है। निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान आकलन किया जाता है, नैदानिक या डायग्नोस्टिक आकलन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 89 का कूट वाला है, थोड़ा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करते हैं? विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं? अच्छा 87 का था, ठीक है। चलिए 89 का आंसर कीजिए। विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है, समझाइए। बंदोबस्त क्या है? संज्ञानात्मक पहलू के स्मरण का आकलन आप किन क्वेश्चन से करेंगे? 89 का आंसर कीजिए। विश्व व्यापार संगठन की भूमिकाएं क्या है? आपका यह ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। स्मरण पहलू यानी कि कुछ ऐसे तथ्य जो याद कर कर लिखे जा सकें। ठीक, यहां पे ये बात की जा रही है। और साथ ही साथ आपका है बंदोबस्त क्या है, इसके बारे में छोटी सी एक परिभाषा बच्चा याद करके लिख देगा कि स्थायी बंदोबस्त क्या है या बंदोबस्त क्या है। ठीक है। ऑप्शन ए और डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आत्मनिर्भर बना दिया, ज्यादा सोच विचार कर नहीं करना। क्वेश्चन देखो यहाँ के स्मरण पहलू की बात कर रहा है, यानी कि ऐसे तत्वों का आंसर देना है जो थोड़े बहुत याद हों। क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये भी कूट वाला ऑप्शन है। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन का वर्णन कीजिए। क्या आप समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार सुनिश्चित है? पोषण अभियान क्या है? इस योजना के मुख्य लाभार्थी कौन हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सिपाही बगावत कुछ नहीं अपितु भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? थिंकिंग तो करेगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन में स्मरण यानी कि जो बच्चे को रटा है उससे संबंधित किस प्रश्न का वो उत्तर दे सकता है। 90 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए। ठीक,
इसीलिए तो थोड़े थोड़े टॉपिक में पैडागॉजी रुला देती है और फिर कहते हैं कि हमने पढ़ा तो बहुत था लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 90 का बी ऑप्शन, क्या आप समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार सुनिश्चित है? एक ये ऑप्शन है आपका। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सिपाही बगावत कुछ नहीं अपितु भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? ए और बी और डी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही, 90 का बी डी आपने आंसर दिया है जो कि बिल्कुल सही है। अब एक बार आप अपना स्कोर बता दीजिए कि आपके 60 क्वेश्चन में से कितने सही हैं। 60 क्वेश्चन में से कितने सही हैं, थोड़ा हम भी तो देख लें। और कैसी लगी आपको सीरीज सामाजिक विज्ञान की? चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। 20 गलत हुए हैं सर, यानी कि 40 क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं, बस थोड़ी मेहनत करने की और ज़रूरत है। अब 45 से 50 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा और मेहनत कीजिए। और चलिए मिलते हैं आपको शाम वाली हिंदी के वीडियो के साथ, तब तक के लिए